नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसी के साथ में हमारे लोकप्रिय चैनल डीपी शर्मा जी के चैनल पर मैं साहिल कुमार के रूप में राजभाषा हिंदी से आपका परिचय कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको भाषा की जो छोटी छोटी बातें हैं वो सही ढंग से समझ में आए और अपन हिंदी भाषा के रूप में हिंदी भाषा को अपन नज़दीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आजकल व्याकरण का जो पहलू है वो बहुत ज़्यादा प्रत्येक एग्जाम में जुड़ा हुआ है, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से बिंदु है व्याकरण में, कौन कौन से बिंदुओं का ज़्यादा समावेश किया गया है, कौन से बिंदुओं का कम समावेश किया गया है, कौन से बिंदुओं में अपने को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे बिंदुओं को अपन देखेंगे। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि अपने भाषा का अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 10-12 से पढ़ते आ रहे हैं। भाषा तो वैसे ही प्रत्येक विद्यार्थी की बहुत अच्छी होती है, परंतु यदि उसको सही ढंग से थोड़ा सा प्रयास करें तो शायद हमारी भाषा बहुत ही मजबूती से नया उसमें और परिणाम देने की अपन इच्छा रख सकते हैं। तो कोशिश करनी है अपने को, काम को इस तरह से करना है कि आराम से कम समय में भी हम अधिक सफलता की आशा रख सकते हैं। दूसरी बात, यदि अपन ये कहें कि भाषा कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, समझने का एक उसका भाव होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब जीते हैं मित्रों, परंतु जिंदगी इस तरह से जियो कि मिसाल बन जाए। अपन देखो ये भाषा है तो भाषा में सबसे पहले अपना जो व्याकरण है, व्याकरण का बिंदु सबसे ज्यादा आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। और व्याकरण में कौन कौन से जो बिंदु हैं, वो बिंदु आपके व्याकरण में मूल रूप से 3 बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु आपका वर्ण विचार है। पहला बिंदु क्या आपका वर्ण विचार है। दूसरा जो बिंदु इसमें ज्यादातर पूछा जाता है वो है शब्द विचार। और तीसरा बिंदु आपका वाक्य विचार है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब इनको भी विस्तारित यदि अपन अध्ययन करेंगे तो इनमें अलग अलग बिंदु है, इनका और वर्गीकरण किया गया है। तो अपन ये देख सकते हैं कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में जैसे वर्णमाला है, वर्णों को फिर अलग अलग आधार पे उनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे स्वर अलग है, व्यंजन अलग है, वर्णमाला में संख्या का मापदंड अलग है, और किन किन वर्णों को किन किन नामों से जाना गया है, ये सारी बातें अपन वर्ण विचार में करेंगे। फिर आता है आपका शब्द विचार। शब्द विचार में भी उसको अलग अलग नामों से अलग अलग आधार पर अलग अलग वर्गीकरण किया गया है उसका। यदि अपन ये कहें शब्द विचार में जो आजकल ज्यादातर जो पूछे जाने वाले सवाल है, जैसे अनेकार्थी है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, युग्म शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और भी जैसे अपन कहें रचना की दृष्टि से कह सकते हैं अपन, जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है। इनके अलावा आपके विकारी और अविकारी शब्द भी जुड़े हुए हैं, अपन उनकी भी चर्चा करेंगे। और आपका जो वाक्य विचार है, और वाक्य विचार में अलग अलग नामों से इसका वर्गीकृत किया गया है। कहीं पर अर्थ के आधार पे, कहीं पर रचना के आधार पे, कहीं क्रिया के आधार पे, अलग अलग नामों से इनका वर्गीकरण किया गया है। वहां पर सबसे जो सर्वाधिक वाक्य विचार में पूछे जाने वाला जो बिंदु है वो रचना की दृष्टि से। और रचना की दृष्टि में भी कौन सा, जैसे साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये ज्यादातर आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो अपन इनके बारे में विस्तृत आगे चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, फिर रचनागत वाक्य, रचनागत बिंदु और भी होते हैं जो आजकल ज्यादा ध्यान देने योग्य हैं। जैसे अपन कहें संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय, ये आपका मूल रूप से पाठ्यक्रम विभाजित है। तो अपन सबसे जो छोटा बिंदु कहें अपन वर्णमाला से शुरू होगा, और वर्णमाला का बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से इनका जुड़ा होता है। यदि वर्णमाला की अपने को वर्ण विचार की सामान्यतः जानकारी ठीक से होगी तो आराम से अपन इनके बारे में भी सही ढंग से समझ पाएंगे, वाक्य विचार को समझ पाएंगे। और जो अन्य बिंदु है
जैसे अपन कहें संधि वाला जो भाग है वो पूरा का पूरा किस पे आधारित है? आपका वर्ण विचार पे। अगर वर्ण विचार की आपको विधिवत सही ढंग से जानकारी होगी सामान्यतः, तो हम संधि वाले बिंदु को भी अच्छी तरीके से अपन समझ सकते हैं और उसको निश्चित, और आपको उसको आगे जो आने वाले जो एग्जाम है, आने वाली जो परीक्षाएं हैं, उनमें अपन आराम से अपना मापदंड मजबूत बना सकते हैं। तो अपन सबसे पहले आज वर्ण जो विचार है, इसमें जो छोटी छोटी बातें, कौन कौन से वर्गीकरण है, क्या है, अपन इनको एक बार देख लेते हैं। वर्ण विचार की बात करेंगे अपन सबसे पहले। तो वर्ण विचार में जो सबसे पहली बात है, वर्णमाला की बात करेंगे। वर्ण विचार में सबसे पहले आता आपका वर्णमाला। अब देखो वर्णमाला क्या होती है, सबसे पहले तो अपन इसकी बात करेंगे। वर्णमाला नाम से पता चल रहा है, वर्णमाला यानी वर्णों की माला, यानी वर्णों की माला होती है, वही वर्णमाला कहलाती है। यानी वर्णों का सार्थक समूह भी वर्णमाला हो सकता है, वर्णों का एक निश्चित क्रम भी वर्णमाला हो सकता है। तो अपन ये कह सकते हैं वर्णों की एक निश्चित इकाई या वर्णों की माला या वर्णों का समूह क्या नाम से जाना जाएगा? आपका वर्णमाला के नाम से जाना जाएगा। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल आता है आपका, वर्णमाला में वर्णों की संख्या को लेकर अलग अलग मापदंड दिए गए, परंतु वर्णमाला में जो कुल वर्ण होते हैं, वर्णमाला में जो कुल वर्ण होते हैं वो 52 माने गए। वर्णमाला में जो कुल वर्ण होते हैं वो 52 बताए गए। यदि वर्णमाला में मूल या मुख्य वर्ण पूछ ले, मूल या मुख्य वर्ण पूछता आपसे वर्णमाला में, तो अपन कितने बताएंगे? 44 बताएंगे। वर्णमाला में मूल या मुख्य वर्ण पूछे तो अपन कितने बताएंगे? 44 बताएंगे। और यदि अपने से ये पूछ लिया जाए कि वर्णमाला में निर्धारित वर्ण, वर्णमाला में आपसे पूछ लिया जाए कि निर्धारित वर्ण होते हैं, तो अपन बताएंगे 48। वर्णमाला में निर्धारित वर्णों की बात करें तो अपन कितना बताएंगे? 48 बताएंगे। और यदि अपने से ये पूछ लिया जाए कि देवनागरी लिपि में यदि अपने को ध्वनियों की संख्या पूछ ली जाए, देवनागरी लिपि में ध्वनियों की संख्या पूछ ली जाए, तो अपने को 54 बतानी है। देवनागरी लिपि में ध्वनियों की संख्या पूछी जाए तो अपन बताएंगे 54 बताएंगे। और यदि अपने से ये पूछ लिया जाए, अभी थोड़े दिनों पहले एक बहुत ही अच्छा सवाल आया था कि बाल पोती में वर्णों की संख्या, बाल पोती में वर्णों की संख्या होती है, तो बाल पोती में वर्णों की संख्या होगी 49। बाल पोती में वर्णों की संख्या होती है 49 होती है। और यदि बहुत सामान्य सा सवाल पूछ लिया जाए कि कक्के के अंतर्गत वर्णों की संख्या होती है, कक्का यानी कक्के के अंतर्गत वर्णों की संख्या होती है 36 होती है। तो ये वर्णमाला के महत्वपूर्ण जो सवाल है, जो कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो एक बार अपन इनको दोबारा से अपन अध्ययन कर लेते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछे तो अपन बताएंगे 52। और यदि अपने से मूल या मुख्य वर्णों की संख्या पूछता है तो अपन बताएंगे 44। और निर्धारित वर्णों की संख्या पूछ ले अपन बताएंगे 48 बताएंगे। और देवनागरी लिपि में ध्वनियों की संख्या की चर्चा करेगा तो अपन कितने बताएंगे? 54। और बाल पोती में वर्णों की संख्या की बात करें अपन 49 बताएंगे। और कक्के के अंतर्गत वर्णों की संख्या की बात करेगा तो अपन कितने बताएंगे? 36 बताएंगे। ये है आपके बिल्कुल सामान्य सवाल जो वर्णमाला से जुड़े हुए। एक बार फिर दोबारा अपन बात करते हैं। वर्णों का समूह ही वर्णमाला, यानी वर्णों की मालाएं क्या होगी? आपकी वर्णमाला होगी। अब इसके बाद में ये अपन तय कर लें कि कौन कौन से वर्ण 52 है, कौन से वर्ण 48 है, कौन से वर्ण 44 है, कौन से 49 है, कौन से 36 है। एक बार मैं आपको इनको विधिवत समझा देता हूं कि ये 52 कैसे हुए, कौन कौन सी बातें इसमें सम्मिलित हुई है। तो एक बार अपन इनको देख लेते हैं। तो वर्णमाला में सबसे पहले दो ही बात पूछी जाती है। वर्णमाला दो ही बातों पर आधारित होता है आपका। एक तो पहली बात आती है स्वर। वर्णमाला में स्वर पूछेगा आपसे। तो वर्णमाला में स्वर तो कितने होते हैं आपके? तो स्वर होते हैं वर्णमाला में आपके 11 होते हैं।
जैसे अपन बात करें 11 कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये आपके 11 स्वर होते हैं। यदि वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछे तो 11 होंगे। कौन कौन से होंगे? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये आपके 11 स्वर होते हैं। इनके अलावा 2 और ध्वनियां होती है जिनको अपन किस किस नाम से जानते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग होता है। इनको एक नाम दिया गया है और वो नाम इनका अयोगवा है। इनका नाम है आपका अयोगवा, नाम से इनको जाना गया है। और अयोगवा नाम जिस विद्वान ने दिया है उनका नाम है डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी। डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी ने इनको नाम दिया है अयोगवा। यानी डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी ने इन दोनों ध्वनियों को क्या नाम दिया? अयोगवा। तो ये तो आपके स्वरों की बात हुई। स्वर कितने होंगे आपके? 11। और अयोगवा ध्वनियां कितनी होगी आपकी? 2 होगी। और ये अयोगवा नाम किस विद्वान ने दिया? तो ये नाम है विद्वान का डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी है। इसके बाद में आता आपका व्यंजन। और व्यंजन को भी कई चरणों में विभाजित किया गया है। हर व्यंजन का अलग अलग नामकरण किया गया है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले आता है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में चलते हैं आपके वर्ग। स्पर्श व्यंजन में चलेंगे आपके वर्ग। सबसे पहले आता आपका कै वर्ग, फिर आता आपका चै वर्ग, फिर आता आपका टै वर्ग, फिर आता आपका तय वर्ग, और अंत में रखा गया आपका पय वर्ग। तो इनमें इन सभी में फिर अलग अलग वर्णों का समावेश किया गया है। इनमें सब में 5-5 वर्ण सम्मिलित किए गए। जैसे कै वर्ग की बात करें तो इसमें आपका कै, ख, ख, ग, ग और घ। इसके बाद में अपन चै वर्ग की बात करें तो चै, छ, ज, झ और ये होता है। इसके बाद में टै वर्ग की बात करें तो ट, ठ, ड, ढ और ण होता है। इसके बाद में बात करें त, थ, द, ध और न। और अंत में आता आपका पै वर्ग, प, फ, ब, भ और म। तो इस प्रकार से इनका नाम पड़ा स्पर्श व्यंजन। और यदि अपने से संख्या पूछ ली जाए तो अपन कितनी बताएंगे? इनकी 25, क्योंकि इनका क्या चल रहा है? वर्ग चल रहा है। वर्ग का मतलब होता है किसी भी तरफ से इनकी संख्या गिनी जाए तो सबकी संख्या बराबर होनी चाहिए। चाहे अपन इधर से गिने, चाहे इधर से गिने, किधर से भी गिने, इनकी संख्या हमेशा संख्या बराबर होनी चाहिए। तो प्रत्येक चरण से यदि गिनने के बाद भी संख्या प्रत्येक वर्ग में 5 आ रही है तो इसमें वर्ग 5 होने से संख्या इनकी कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछे तो 25, और स्पर्श व्यंजन में वर्गों की संख्या पूछे तो अपन कितनी बताएंगे? 5। और प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या भी 5 ही होगी। इसके बाद में दूसरा जो व्यंजन आया आपका अंतस्थ व्यंजन आया। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण रखे गए। अंतस्थ व्यंजन में आपके 4 वर्ण रखे गए, और वो कौन कौन से? ये, रे, ले और वह रखे गए। इनकी संख्या पूछे तो अपन कितनी बताएंगे? 4 बतानी है। इसके बाद में ऊष्म व्यंजन हो रहा है, और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी पूछ ले आपसे तो ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। स और है, इनकी संख्या भी 4 है। और इसके अलावा और व्यंजन होता है आपका संयुक्त व्यंजन होता है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 बताई गई है। संयुक्त व्यंजन होता है क्षत्रिय, त्रय, घ और श्रय होता है, इनकी संख्या भी 4 बताई गई है। इसके बाद में 2 और ध्वनियां सम्मिलित की गई है, उक्षिप्त व्यंजन। और उक्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं आपके, एक तो ढ और एक ढ होता है, परंतु इनमें उनमें अंतर है, ढ और ढ। इस प्रकार से अपन कहेंगे इनके कुल वर्ण 52 होंगे। तो एक बार अपन इसको
रिपीट कर लेते हैं कि वर्णमाला में पहला सवाल अपना ये था कि 52 वर्ण होते हैं सब। 52 वर्ण कौन कौन से होंगे, इसमें आपके क्या क्या सम्मिलित किए गए। तो सबसे पहले स्वर तो होंगे आपके 11, अयोग व ध्वनियां होगी आपकी 2, अनुस्वार और विसर्ग होगा। और ये अयोग व नाम विद्वान ने जिन्होंने दिया है उनका नाम है डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी है। और फिर आता आपका दूसरा भाग व्यंजन। व्यंजन को अलग अलग नामों से इसको संबोधित किया गया है। जैसे अपन व्यंजन में कहें, पहला है स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछे तो 25 बतानी है, और वर्गों की संख्या पूछे तो 5 बतानी है। प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या भी 5 होगी। फिर अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछे तो 4 होंगे, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या पूछे तो भी 4 बतानी है, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछे तो भी 4 होंगे। उच्छिप्त ध्वनियां होती है आपकी 2 होती है। अब समस्या हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा है कि 52 तो वर्ण हो गए, चलो मान लिए अपन ने, कि परंतु इस उच्छिप्त ध्वनियां और ट वर्ग में ढ और ड आने वाला है, इन दोनों में क्या अंतर होगा। बिल्कुल अंतर है इन दोनों में। वहां जो अपने ट वर्ग में ढ और ड आ रहा है उनके नीचे बिंदी नहीं लग रही, और यहाँ इनके नीचे क्या लग रही है, बिंदी। सबसे पहली बात तो ये ढ और ड जो उच्छिप्त ध्वनियां आई है अपने हिंदी भाषा में, वो अपने हिंदी भाषा से न होकर कहां से आई है, अरबी भाषा से ग्रहण किया गया। इनको कौन सी भाषा से ग्रहण किया गया, इनको अरबी भाषा से ग्रहण किया गया। और इनके नीचे जो लगी बिंदी है वो नुक्ता कहलाती है। क्या कहलाती है बंधुओं, नुक्ता कहलाती है। यानी ये दोनों ढ और ढ जो उच्छिप्त ध्वनियां हैं वो अरबी भाषा से अपने हिंदी में आई है, और इनके नीचे जो लगी बिंदी है वो आपकी नुक्ता कहलाती है। इसलिए अपने जो हिंदी की जो ट वर्ग वाला जो ढ और ड है वो अपभ्रंश भाषा से आए हैं, और ये आपके उच्छिप्त वाले अरबी भाषा से। अपने अपभ्रंश वाले जो ढ और ढ उनके नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं हुआ है, और उच्छिप्त जो अरबी भाषा से आए हैं इनके नीचे आपका किसका प्रयोग हो रखा है, नुक्ता का। अब दूसरा सवाल अपना ये था कि मूल वर्ण या मुख्य वर्णों की संख्या पूछे तो 44। तो वो 44 कौन से हैं, तो अपन बात करें उन 44 में आपके पहले तो स्वर सम्मिलित किए जाएंगे 11। 44 में स्वर सम्मिलित किए जाएंगे 11, और उसके बाद में व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यदि अपन इनकी संख्याएं जोड़ते हैं तो इनका होता है 33, और 33 से 11 की यदि बात करें तो इनका योग हो जाएगा आपका 44। दूसरा सवाल था अपना कि मूल वर्ण या मुख्य वर्णों की संख्या होगी तो वो कितना होगा, आपका 44 होगा। तो उन 44 में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित किए गए, एक तो ऐसे लेकर अव तक जो स्वर है 11, और दूसरा आपका स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म ध्वनियों को सम्मिलित करने के बाद स्वर 11 और व्यंजन कितने ले लिए, 33। इस प्रकार से कितने होंगे आपके 44। सवाल कभी कभार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि स्वरों की संख्या होती है, अपन बिल्कुल बताएंगे 11, परंतु व्यंजनों की संख्या पूछ ले तो अपन हिंदी में व्यंजन होते हैं आपके 33 होते हैं। कभी कभार अंग्रेजी भाषा में भी स्वर और व्यंजन पूछ लेते हैं। अंग्रेजी में स्वर कहीं कहीं पर 5 माने गए और व्यंजन आपके 21 माने गए। उसी प्रकार अपने यहाँ पर भी अलग अलग आधार पे माना गया है। फिर अगला सवाल था आपका निर्धारित वर्णों की संख्या। निर्धारित वर्णों की संख्या की यदि अपन बात करें तो वहां आएगा 48, और 48 में क्या करना है अपने को, एक तो उच्छिप्त ध्वनियों को 52 में से हटाना है, और एक हटाना आपको अयोग व ध्वनियों को। यदि अपन अयोग व ध्वनि और उच्छिप्त ध्वनियों को हटा देते हैं तो अपने पास वर्णमाला में निर्धारित वर्णों की संख्या हो जाएगी 4 हटाने के बाद 48। फिर तीसरा सवाल आता आपका बाल पोथी में वर्णों की संख्या आपकी होती है 49 होती है। तो 49 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उच्छिप्त के साथ साथ अपने को श्रेय ध्वनि, संयुक्त में से श्रेय ध्वनि को और हटा देंगे अपन। तो बाल पोथी में वर्णों की संख्या जो 49 हो रही थी